फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स में हमने वेक्टर देखा है, और मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंशिएशन भी आपको मस्ट होता है, और डेरिवेटिव आप यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है। डिफरेंशिएशन क्लास 12 L1 L2 L3 L4 देख लो, बेसिक प्रोग्राम था, मस्त है। वेक्टर भी रीड करो। आज हमें स्टार्ट करना है एक्चुअली प्रोग्राम। 11th के बच्चे भी ध्यान दें और 12th के भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इसका कुछ बेसिक पार्ट 11th में है, रिमेनिंग हाफ पार्ट 12th में है। हम तो पूरा पार्ट देखेंगे A to Z, ताकि ये सबको काम में आता है। 11th 12th CET नीट एंड JEE। बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज मीन बाय चार्ज। आपको पता भी होगा, an entity which produces its influence surrounding, ये होता है डेफिनेशन। और फिर भी मैं डिस्कस करूंगा चार्ज, व्हाट इज मीन बाय चार्ज। तो स्टूडेंट्स, आपको स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ ए मैटर पता है? एटम। किसी भी मटेरियल का एटम होगा, उसके सेंट्रली न्यूक्लियस होता है। हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स। और सराउंडिंग अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स। एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर ओन ऑर्बिट्स। आपको पता है तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में, ये भी रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर पाथ में, ये भी रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर पाथ। तो हर एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्लियर? अब इस एटम को किसी मटेरियल का एटम था, और इसको मैंने नेचुरल स्टेट में रखा है, कोई छेड़ा नहीं, हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। तो जितने प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं। अब ये प्रोटॉन एक पार्टिकल है इनसाइड द न्यूक्लियस, विच वन? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। और ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करते, पर एक छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स बाउंडेड टुगेदर होते हैं बाय ए न्यूक्लियर फोर्स। और बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है टू कीप द प्रोटॉन्स बाउंडेड टुगेदर। उनके पास ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन न्यूक्लियस तोड़ के बाहर नहीं आते हैं। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो बाहर नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला कि बाहर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, होता है, पर ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। ये पहली बात ध्यान में रखो। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड एज ए प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। पार्टिकल है मतलब मैटर है, उसको मास होगा। तो प्रोटॉन को भी मास आता है, और इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, उसको भी मास आता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg।
और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास लिखा 9.1 इंटू 10⁻31 kg और प्रोटॉन का मास लिखा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका नेगेटिव इंडेक्स ऑफ 10 लेस है, तो ये क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका मास ज़्यादा होता है? प्रोटॉन। अभी मैं चार्ज की बात करता हूँ, पर बिफोर दैट इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल है। पार्टिकल तो बहुत सारे हैं, डस्ट पार्टिकल होगा, वाटर वेपर होगा और कुछ होगा, यहाँ पे भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। डस्ट पार्टिकल्स है तो वैसा ये भी तो पार्टिकल है, इनको भी मास होगा। पर क्या यहाँ पे किसी पार्टिकल को आप इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं? क्या नहीं। और यहाँ के एक आधे पार्टिकल को प्रोटॉन बोल सकते हैं? क्या नहीं। इस पर नेगेटिव चार्ज है और उसको एक पर्टिकुलर मास है, देयरफॉर उसको इलेक्ट्रॉन बोला। अभी इसका नेगेटिव चार्ज निकाल दो तो उसको आप इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते। इसको नेगेटिव चार्ज दिया इतना तो उसको इलेक्ट्रॉन बोलो। प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है, उसको भी अपना मास होगा, उतने ही मास का एक आधा पार्टिकल होगा तो उसको मैं प्रोटॉन नहीं बोलूँगा। और इसका भी पॉजिटिव चार्ज निकाल दो तो इसको प्रोटॉन नहीं बोलोगे। जब इसको उतना पॉजिटिव चार्ज देते हैं तब जाके उसको प्रोटॉन बोलते हैं। जब नेगेटिव चार्ज देते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज निकाल दो और वो यहाँ पे आ गया तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन बोलेगा ही। और उतना नेगेटिव चार्ज दिया तो इसको पक्के में आप इलेक्ट्रॉन ऐसे पहचानोगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज से प्रोटॉन एज ए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको पहचान मिलती है। और नेगेटिव चार्ज इस पार्टिकल को दिया तो उसको एज ए इलेक्ट्रॉन पहचान मिलती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज की वजह से उसको पहचान मिलती है एज ए प्रोटॉन। देयरफॉर मैं बोलूँगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव चार्ज। भाई मैंने बोला ना चार्ज निकाल दो, इसको आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे क्या? और उतना ही नेगेटिव चार्ज दे दो इस पार्टिकल को तो उसको क्या बोला आपने? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज से उसको एज ए इलेक्ट्रॉन आप पहचानते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज निकाल दो तो उसको प्रोटॉन बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। एक सिंपल सा पार्टिकल हो गया, पर उसको ही इतना पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो पार्टिकल को एज ए प्रोटॉन बोलोगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से उसको पहचान होती है। तो दैट पॉजिटिव चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। तो कभी पूछा व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव चार्ज, तो आपको लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज। समझा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कॉमनली भी बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड एज ए चार्ज। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन टुगेदर इज ए चार्ज होता है। चलो चार्ज तो ठीक है। तो मेरे प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, मेरे इलेक्ट्रॉन के पास पे भी चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम में मेजर करते हैं चार्ज। हाई स्कूल में पढ़े थे SI यूनिट ऑफ ए चार्ज कूलम आता है। स्टार्ट कूलम भी चार्ज का यूनिट आता है, पर यहाँ पे कूलम। और चार्ज को जनरली आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्ज को आपको क्यू से रिप्रेजेंट करना है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
यानी ये पॉजिटिव होता है और ये नेचर में नेगेटिव होता है, समझा। तो बड़ी चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव इन नेचर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बट नेगेटिव इन नेचर। तो अभी आपके पास एटम था, सेंट्रली न्यूक्लियस था, और मैंने फॉर इलिस्ट्रेशन इसके अंदर 2 ही प्रोटॉन लेता हूँ, एक प्रोटॉन सेकेंड प्रोटॉन। अब नेचुरली अगर ये एटम होगा तो उसके सराउंडिंग भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे रिवॉल्विंग। समझा। अब बताओ, एक प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है तो 2 प्रोटॉन का 2 टाइम्स आएगा, तो ये होगा 2 इंटू दिस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 टाइम्स ऑफ दिस होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बट नेगेटिव। टोटल किया तो कितना आएगा? 0। तो इस पूरे एटम के पास कितना चार्ज है? 0, जबकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स है, पर टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। और ऐसे स्टेट में उस एटम को बोलते हैं न्यूट्रल। तो किसी मटेरियल का एटम नेचुरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में होता है, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इक्वल टू टोटल चार्ज सराउंडिंग, अर्थात एट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एन एटम। तो हर एक एटम शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेचुरली, ध्यान में रखो। मतलब किसी एटम पे कितना चार्ज है? तो नथिंग, जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था एट द इलेक्ट्रॉन्स, दे बैलेंस ईच अदर। तो टोटल चार्ज 0 आता है एटम पे नेचुरल स्टेट में। अब हमको बताओ, पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस है, पर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव डिसलाइक। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है, क्लियर। तो ये प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा, पर मैंने अभी बोला न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, जो प्रोटॉन्स को बाउंडेड टुगेदर रखता है। तो कोई प्रोटॉन न्यूक्लियस तोड़ के बाहर नहीं आता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जब बाहर होता है, फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का ही मोशन हम लेते हैं। पर पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन का होता है वो बाहर नहीं आता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज एट द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, ध्यान में रखो, वो घूम सकता है। अब मैंने बोला इस न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों प्रोटॉन है, टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होगा दोनों का मिला के, और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे हाई स्कूल में, हमको पढ़ना ही है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो वो रिवॉल्व हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। और एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा और एक आधा प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एकदम बाजू में, तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होगा, तो ये भी तो बाउंडेड होगा विथ न्यूक्लियस। और हमको मालूम है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं। जितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बढ़ता है फोर्स का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो इनमें डिस्टेंस, तो ये तो क्लोज इलेक्ट्रॉन था, क्लोज टू द न्यूक्लियस, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियस फोर्स एग्जर्ट करेगा वो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसको स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलो। इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया फ्रॉम द न्यूक्लियस, आर का वैल्यू बढ़ गया तो फोर्स डिक्रीज होगा। और ये तो एकदम जस्ट आउटसाइड है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन था, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है,
बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा क्योंकि आर का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो मैंने इतना ही बोलना है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने बोला ये एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, इनसाइड प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। ये स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा विद द न्यूक्लियस। ये इस पे जो फोर्स है थोड़ा वीक होगा। इसका जो फोर्स है एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये भी वीक होगा। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वो सबसे वीक होगा। ये बाउंडेड है तभी रिवॉल्व हो रहा है। इसने अट्रैक्ट करना छोड़ दिया तो ये रिवॉल्व नहीं होता है, आपको पता है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है बट इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस मिनिमम था। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करता है बट विथ मिनिमम फोर्स। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्डिंग है वो वीक है, फोर्स वीक है। और वीक बॉन्डिंग कभी भी ब्रेक हो सकती है, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड। समझा? पर अभी तो वहाँ पे ही रोक रहा है। तो इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? गुड। पण टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड टोटल चार्ज एट द प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इक्वल होते हैं। तो ये एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सिमिलरली दिस वन आल्सो। अब क्या करो कि इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करो, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, व्हाट यू लाइक। और जब इसको हीट एनर्जी मिलती है तो ये अपने वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, थर्मल वाइब्रेशन। और थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट करने के बाद ड्यू टू वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन इसका बॉन्डिंग विथ न्यूक्लियस ब्रेक होता है, क्योंकि वो लूज बॉन्डिंग था, वीकली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था। और जैसे ही बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो आपका इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा और ये भाग गया एटम छोड़ के। अब मेरे को बताओ इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज था। 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो ये होगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बट निगेटिव। और उतने ही प्रोटॉन इनसाइड थे 3 4, और 4 प्रोटॉन का भी उतना ही होगा। 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 6.4 10⁻⁻19 कूलम बट पॉजिटिव। समझा? और टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उस मटेरियल का हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो मटेरियल भी आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नो चार्ज इन एक्सेस। पर अब इसका एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला गया क्योंकि आपने एनर्जी प्रोवाइड किया। अब इलेक्ट्रॉन गया तो क्या लेके गया होगा? एक तो प्रोवाइडेड एनर्जी और अपने साथ नेगेटिव चार्ज भी लेके गया। कितना चार्ज लेके गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप बताओ इस एटम का टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन ये थे, तो यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन भागने से निगेटिव चार्ज ऑफ दिस एटम कम हो गया, पर प्रोटॉन तो वहाँ पे ही। तो पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस इतना ही बचा और नेगेटिव चार्ज आउटसाइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस डिक्रीज हो चुका है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा? तो इस पूरे एटम का कौन सा चार्ज इंक्रीज हुआ होगा? पॉजिटिव चार्ज बाय द वे। नेगेटिव कम हो गया मतलब पॉजिटिव बढ़ गया।
अब इस पूरे एटम के बारे में सोचे तो इसका कौन सा चार्ज ज़्यादा आ रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर है, निगेटिव चार्ज कम हो गया। कितना कम हुआ? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज लेके इलेक्ट्रॉन गए। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है इससे उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है। इसको हम बोलते हैं एज ए होल। इसको कभी कभी बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड। तो ये न्यूक्लियस छोड़ के जो बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ से आता होगा? तो दैट वन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, लाइक सच वन। समझा? अर्थात वो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोड्यूस्ड, और वो होता है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं समझे? अब मैंने बोला, इसको मैंने डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला क्योंकि आपका जो एटम था शुरू में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और उसका टेंडेंसी भी होता है टू बी न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में रखता है उतने ही इलेक्ट्रॉन रखता है सराउंडिंग रिवाल में। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और वो भी न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहता है। पर अब आपने एनर्जी प्रोवाइड किया और उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज कम हो गया? निगेटिव। तो एटम का कौन सा चार्ज बढ़ गया? पॉजिटिव। अब ये तो न्यूट्रल रहना चाहता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, कमती है। न्यूट्रल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और वो जो कमी हो गया उसको ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये पॉजिटिव चार्ज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखो, तो मेरे को इतना ही बताना था कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बाहर जब प्रोड्यूस होता है वो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड होती है। जहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान में रखो। ध्यान में आया? चलो, स्टूडेंट्स अपने हाई स्कूल में कभी पढ़ा होगा ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, ये भी तो ग्लास रॉड है पूरा, ये कपड़ा है, सिल्क का क्लॉथ था, कोई फैब्रिक्स होगा। और ये ग्लास रॉड मटेरियल है तो एटम एटम से बना होगा कि नहीं बताओ? ये उसके एटम्स है। ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं और ये इसके सरफेस के ऊपर एटम्स हैं ग्लास रॉड के। यहाँ पे इसके सेंट्रली न्यूक्लियस, यहाँ पे एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आधा इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। और ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो सपोज लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन? लूजली बाउंडेड। अब मैंने क्या करा, वो ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड में और सिल्क क्लॉथ में फ्रिक्शन करवाए। हमको पता है ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ये ग्लास रॉड का ये सरफेस हॉट होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। कौन सा एनर्जी? तो इस सरफेस पे ड्यू टू फ्रिक्शन हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो और ये हीट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को मिलता है क्योंकि वो सरफेस पे ही थे। और जब ये इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी गेन करता है तो थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन उसका बॉन्डिंग विथ न्यूक्लियस ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल आता है, तो इस सिल्क क्लॉथ पे आके बैठ जाएगा। अब यहाँ का एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चला गया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जमा हो गया।
यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है, समझ गए? यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर एक डिफिशियंसी पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो ये सभी एटम्स पॉजिटिवली चार्ज हो गए। कितना पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा? जितना इलेक्ट्रॉन लेके गया उतना। इलेक्ट्रॉन कितना लेके गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव, तो उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। समझा कि नहीं समझा? अब बताओ, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आके बैठे हैं, एक्यूमुलेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ? निगेटिव 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 निगेटिव। और इस सरफेस पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब अगर ग्लास रॉड देखा तो उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और सिल्क क्लॉथ को देखा तो उसके सरफेस पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब हमको बताओ, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव चार्ज एंड व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव चार्ज? चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए नेगेटिव चार्ज, एंड चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ए पॉजिटिव चार्ज, एंड चार्ज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज ए नेगेटिव चार्ज। ध्यान में रखो दूसरे डेफिनेशन। अब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज, तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज पता है। अब हमको बताओ, ये जो रॉड था मटेरियल होगा, उसके अंदर ही तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, और हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। टोटल चार्ज बोला तो कितना था? 0। और ये भी आपका सिल्क क्लॉथ होगा, ट्रांसफर होने के पहले ये भी मटेरियल था, उसका हर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, नेचुरली टेंडेंसी है, तो इसका भी टोटल चार्ज कितना होगा? 0। तो दोनों मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा? 5 इलेक्ट्रॉन का। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये आएगा 9 10⁻⁻19 कूलम। तो इस सरफेस पे इतना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव। और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके जमा हुए थे। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना निगेटिव चार्ज, तो 5 पे इतना ही आता है, तो यहाँ पे होगा 9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर कैसा होगा? नेगेटिव। अब दोबारा टोटल चार्ज बनाओ, दिस प्लस दिस इक्वल टू अगेन कितना आता है? 0। तो पहले भी चार्ज 0 था और बाद में भी कितना हो गया? 0। तो जबकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ ऑन दिस सिस्टम, पर अगेन टोटल चार्ज ऑफ बोथ देखा तो 0 ही आ रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर होने के पहले भी चार्ज 0 था, और ट्रांसफर करने के बाद भी टोटल चार्ज 0 ही आ रहा है। इसको ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहां से लेकर यहां तक मैंने नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर करवाया, अपॉप पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू डिफिशियंसी, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर चार्ज सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते, चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल्स बनते हैं रिलेटेड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझा? दूसरी बात करता हूं, यहां पे सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, 4th हुआ, 5th हुआ, 5 बताया मैंने। क्या जरूरी है क्या 5 के 5 ही ट्रांसफर होना? हो सकता है आपने फ्रिक्शन इतना ही करा, इधर का सरफेस नहीं करा होगा, तो इसको हीट एनर्जी मिला होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। पर ट्रांसफर होना है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
या फिर ट्रांसफर होगा ही। और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो हमको बताओ यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव, और यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस, इसको मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को अब ई से डिनोट करता हूँ, और ये भी उतना ही चार्ज था, पर पॉजिटिव था। और जनरली हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, और ई का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के पास है तो निगेटिव, प्रोटॉन के पास है तो पॉजिटिव। और एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा? ओनली ई। और यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज? उतना ही। कितना? ई। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? 2 टाइम्स ऑफ ई, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ई पॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ ई होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ ई बट पॉजिटिव। 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ ई नेगेटिव होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ ई पॉजिटिव होगा। 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इस सरफेस पे 5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ऐसा तो नहीं कि 3/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, टूट के कभी नहीं जाता है। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, उनके इंटीग्रल वैल्यू ही ट्रांसफर होती है। एक तो होगा नहीं 0 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तो एक तो 1 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, 0 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, 10 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा, 1000 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो जब कभी चार्ज प्रोड्यूस होता है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। ध्यान में रखो, इसके भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनते हैं, करना है। तो चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको ही बोलते हैं क्वांटिसाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज इक्वल टू 3/2 टाइम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नॉट दैट, नेवर। चार्ज प्रोड्यूस्ड इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। जहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो सम इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए 50, तो 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो स्टूडेंट्स, चार्ज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड चार्ज प्रोड्यूस्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो समझ गए स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, बराबर है। और अभी देखा था चार्ज प्रोड्यूस्ड। बहुत सारी केस आती है इलेक्ट्रिसिटी में। अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो मैंने बेसिक प्रोग्राम चार्ज बता दिया। अब मैंने बोला कि ये जो सिल्क क्लॉथ था अभी जो प्रोड्यूस हुआ, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए थे, 3, 4, 5। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, उतना ही, उतना ही। उस सिल्क क्लॉथ के पूरे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरा चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर नेचर में कैसे था? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज।
पर ये तो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बोलते हैं, फैला हुआ है। अब हमने कभी देखा कोई कंडक्टर आपके पास होता है, कॉपर रॉड वगैरह होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसको कोई वायर, कॉपर वायर कनेक्ट कर दो, ये पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है और इस पॉइंट पे आके जमा हो जाएगा। तो ऐसा ही ये चार्ज मैंने किसी पॉइंट पे कलेक्ट करा, इतना ही पूरा, तो ये भी चार्ज आपका होगा 8 × 10⁻⁻19 कूलम, बट निगेटिव। पर अभी उसको मैंने किसी एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलोगे? पॉइंट चार्ज। ये पर चार्ज वाटर में भी नेचर, वाटर में भी द मैग्नीट्यूड, कितना भी रहने दो, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पर जब किसी सरफेस पे फैला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड इफ एक्यूमुलेटेड एट ए पॉइंट, दैट वन कॉल्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था। हालांकि सेम मैग्नीट्यूड का है और नेचर में भी सेम है, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट पॉइंट चार्ज समझ गए थे। अब देखना है कि चार्ज मोशन में भी होता है। कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो निगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, चार्ज मोशन में कितना भी चार्ज होगा। और चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, अभी देखा था उस ग्लास रॉड पे चार्ज रेस्ट में, समझा? तो जब आपके पास चार्ज Q कूलम का है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, पॉइंट पे एक्यूमुलेटेड है, सिचुएटेड है, जमा किया हुआ है, और रेस्ट में है, पॉइंट भी है और रेस्ट में है। तो रेस्ट में जो चार्ज होता है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक पता ही होगा आपको, काइनेमैटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, और जो पॉइंट पे भी है और रेस्ट में है तो उसको बोलते हैं पॉइंट स्टैटिक चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट स्टैटिक चार्ज। तो व्हाट इज मीन बाय पॉइंट स्टैटिक चार्ज? इफ अ गिवन चार्ज accumulated at a point and if at rest then called as a point static charge. If a charge accumulated at a point and if at rest then called as point static charge. वो पॉइंट पे होना चाहिए और रेस्ट में होना चाहिए तो उसको पॉइंट स्टैटिक चार्ज बोलोगे। समझे? अब चार्ज का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमको एक पता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरा केस हमने देखा, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके ही मल्टीपल में होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के ही मल्टीपल्स में होता है, 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1000 टाइम्स। और तीसरा केस हमको पता है कि लाइक चार्जेस, फिर कितना भी रहने दो, रिपेल ईच अदर, रिपेल करते हैं, उनके पास टेंडेंसी होती है टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, रिपल्शन। और डिसलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इनके पास टेंडेंसी होती है टू डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। भाई रिपेल करना मतलब पुश करना ईच अदर अवे, और अट्रैक्ट करना मतलब पुल करना, और दैट पुश एंड पुल को आप फोर्स बोलते हैं। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये भी चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये इसको रिपेल कर रहा है मतलब फोर्स एक्सर्ट कर रहा है टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दूर लौट रहा है, और ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा रिपल्शन का। ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करता है और ये इस पे अट्रैक्शन का फोर्स एक्सर्ट करता है। तो दो चार्जेस है आपके पास, लाइक और अनलाइक।
इनमें एक तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मेरे पास एक पॉइंट स्टैटिक चार्ज है, मैग्नीट्यूड होगा Q1 कूलम, और दूसरा चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में Q2 कूलम, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। इनमें कोई डिस्टेंस है r सपोज, और ये दोनों भी आपके पॉइंट स्टैटिक चार्ज है, पॉइंट पे और रेस्ट में। और जब रेस्ट में है तो उनके बीच में का सेपरेशन कांस्टेंट होगा। अब भाई दोनों लाइक है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और अनलाइक है तो पक्के में अट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा। तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point and static charges is called as electrostatic force। डेफिनेशन ध्यान में रखो भाई, कोई चार्ज इस सरफेस पे है पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है पॉइंट पे, ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं जबकि स्टैटिक होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, पर इनके बीच में जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये समझो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव भी इसको अट्रैक्ट करेगा बाय ए फोर्स। और ये फोर्स जो होता है एक्सर्टेड बाय वन ऑन अनदर, that one is the electrostatic force। तो what is electrostatic force? Force of attraction or repulsion between two point and static charges called as electrostatic force। अब हमको electrostatic force between these two point static charges find out करना है कि ये चार्ज इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और ये इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना फोर्स है गिवन बाय कूलम्स लॉ। हाई स्कूल में भी आप पढ़े, क्या स्टेट करता है कूलम्स लॉ? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और लॉ स्टेट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिर्फ सपोज ये 8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, तो ये Q1 का मैग्नीट्यूड, ये Q2 का मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव नेगेटिव तो नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस and that electrostatic force is inversely proportional to square of distance between them। Inversely proportional to square of distance between them। Combining these two, F proportional to Q1 Q2 upon R square। Therefore F equal to some constant of proportionality into Q1 Q2 upon R square। ये जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड। इस फोर्स को आप कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बियन फोर्स समझ में आया? इसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट पे। पढ़ाई करो, टॉपिक चालू हो गया।